अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऐलान ने सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर रख दिया है, जिससे हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली को अपनी कामयाबी और पीडीएम बिलखुसूस मौलाना और नून लीग की नाकामी करार दे रही है। माहिरीन की राय भी यही थी कि पीपल्स पार्टी अपना स्टेक कभी छोड़ने पर राजी नहीं होगी और बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी कर डाला। अब पीडीएम की हैसियत और इसकी स्टैंडिंग इस वक्त है क्या? प्रोग्राम का हमारा पहला सेगमेंट इसी बारे में है। दूसरी तरफ हुकूमत ने फौज मुखालिफ बयान पर JUIF के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया है और फौज मुखालिफ बयान पर हुकूमत की ये हिकमत अमली कितनी दुरुस्त साबित हो सकती है, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ आखिरी हिस्से में बात साल 2020 में आने वाले महंगाई के तूफान की, जिसने आवाम को बुरी हद तक मुतासिर किया। लेकिन क्या 2021 के लिए भी आवाम कमर कस लें या फिर हुकूमत से हम कुछ बेहतरी और कुछ अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौथाई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। साथ ही साथ तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़ुनैरा, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहिबा भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूए बहस होंगी। बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस ऐलान के हवाले से, जिसने सियासी मंजरनामे पर यकसर उसे ना तो सिर्फ तब्दील किया बल्कि पीडीएम की सफ़ों में एक खलबली सी मचा दी। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने ऐलान किस अंदाज में किया, जरा सुनिए आप भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं उनको, इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज़, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। पीडीएम अगर डटकर मुकाबला करती है तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन पंजाब असेंबली में डटकर मुकाबला करना है, सेनेट में डटकर मुकाबला करना है, पार्लियामान का जो है वो मुकाबला, वहां पर भी हुकूमत को टफ टाइम देना है, तो फिर इस्तीफे का है कि ये क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल नासिब चौथाई साहब फरमाइएगा, ये जो कल ऐलान किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, आप समझते हैं ये फैसला पीडीएम के लिए धचका है? देखिए जी, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ और पूरी तारीख जो है कुछ तो मेरे सामने से गुजरी है, कुछ मैंने पढ़ी है। 1985 में बेनज़ीर ने एक तारीख़ी तकरीर की थी और तकरीर ये थी कि हमने 85 के इंतखाबात का बाइकआउट करके आम लोगों को खुला रास्ता दे दिया और ये हमारी गलती थी। पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी आपसे कहा था इसी प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी इसी नज़रिए पर कायम है, इसी फ़लसफ़े पर कायम है। इसलिए पीडीएम का जो पहला जॉइंट कम्युनिके है जो उनका मंशूर कहलाता है, उसमें इस्तीफ़ों का इस तरह जिक्र नहीं है जिस तरह और लोग कह रहे थे, ऐलान कर रहे थे, और ना ही पार्लियामेंट से बाहर जाने का जिक्र है। मैंने ये पहले भी कहा था, 1 महीने पहले भी, उसके बाद भी, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफ़े नहीं देगी, कभी सेनेट खाली नहीं छोड़ेगी, कभी पार्लियामेंट खाली नहीं छोड़ेगी। ये उनके फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है और आपके सामने आ गया। और मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून भी अब वापस आएगी। अब वो इंतखाबात में भी जाएगी, ज़िमनी इंतखाबात में भी जाएगी और दूसरे जो ऑप्शन हैं वो खुले रखेंगी। बिलावल ने वो तमाम ऑप्शन खोल के रखे हैं सामने जो बेनज़ीर भुट्टो ने खोले थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कोई यकसर तब्दीली ऐसी नहीं आई है।
पीडीएम का जो जॉइंट कम्युनिके वो देख लें आप, और इनका बयान देख लें। पीडीएम ने कभी नहीं कहा कि हम इस्तीफे फलां तारीख को देंगे। इस्तीफे दे देंगे यार, कि जल्दी किस बात की है। इस्तीफे बुला लिए, दे देंगे, शायद ना दें, ये भी हो सकता है। तो स्ट्रेटजी का मसला है। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि डेमोक्रेसी के लिए, और जैसी भी डेमोक्रेसी है, लूली लंगड़ी मफलूज फाली कोरोना ज़्यादा, जैसी भी डेमोक्रेसी है, मतलब आप इसे स्ट्रेटजी का नाम दे रहे हैं और बेहतरीन स्ट्रेटजी का नाम दे रहे हैं, बजाय इसके कि ये पीडीएम के लिए कोई धचका हो। नहीं, कोई धचका नहीं पीडीएम के लिए। पीडीएम को धचका तो जब पहुंचेगा ना, जब पीडीएम टूटेगी, तो अभी जब टूट जाएगी बात कर लेंगे इस पर हम। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये पीडीएम की अपनी जमातों में इस्तीफों के नाम पर फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आना शुरू हो गए। एनबीसी कह रहे हैं जब पीडीएम टूटेगी, लेकिन ये हो क्या रहा है? ये गुमगू की कैफियत, अगर मगर के सवाल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धचका लगा पीडीएम को? देखिए, नासिर साहब का बहुत वैल्यूड ओपिनियन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उनसे। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी होती है जो कंबाइंड प्लेटफॉर्म से होती है, जो जॉइंट प्लेटफॉर्म से होती है। अब मैंने आपसे 12 पहले कहा था कि ये तो अपोजिशन है ही नहीं, इसमें तो एक पार्टी वो है जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने इतने 12 साल से वो वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। तो जब उन्होंने तमाम चीजों को कहा, अब जब वो ये कहते हैं कि जी हमारा जो है वो कर खिलाफ है, और तो करप्शन में तो वो खुद भी शामिल है, वो भी उतने ही करप्ट है। अगर वो गवर्नमेंट को करप्ट कहते हैं जितना बाकी कोई करप्ट होगा। अगर मिस गवर्नेंस कहते हैं तो उतनी मिस गवर्नेंस है पंजाब सिंध में जितनी किसी और जगह वो कह सकते हैं। तो दे आर पार्ट ऑफ दैट करप्ट पॉलिटिक्स जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं और जिसका वो मुजाहरा 12 साल से करते रहे। तो अब जहां तक बात हो रही थी पहले, चूंकि ऑपोजिशन तो इन टोटो वो ऑपोजिशन होती है जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, जो गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ अलग सीटों पे बैठ के एक जॉइंट स्ट्रेटजी में ऑपोजिशन के तौर पे, ये जो होता है गवर्नमेंट का हिस्सा भी होना, ये तो एक रियाकारी है ना, हिपोक्रेसी है। और ये हिपोक्रेसी की सियासत तो देर तक नहीं चलती। तो ये पीडीएम के अंदर, और उसके जो चेयरमैन है उसका या जिसको प्रेसिडेंट है वो है जो नॉन इलेक्टेड मेंबर है, उसे इलेक्टेड मेंबर ही नहीं है वो अपना असेंबली का। तो भाई एक इलेक्टेड मेंबर ही नहीं है असेंबली का, या तो आप किसी और एमएनए को बना। तो शुरू से ही ये ऐसी कंफ्यूजन का सियासत जिसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, यहाँ सिर्फ मुनाफकत की सियासत हो रही थी। और वो पीपल्स पार्टी जैसे अपना एनबीएस ने कहा कि बेनजीर भुट्टो ने जब ये कहा था कि हमने गलती की, तो पीपल्स पार्टी फिर किस तरह छोड़ सकती थी सेनेट का इलेक्शन? भाई दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन सिंध, वो पहले वो किस तरह छोड़ेंगे सेनेट का इलेक्शन, जबकि उनकी कुछ सीटें हैं जो सेनेट के अंदर आएंगी इस वजह से कि वो उनकी गवर्नमेंट है, उनके मेंबर्स हैं, उनके एमएनए हैं, उनके एमपीएस हैं। उन्होंने कुछ सेनेट में सीटें लेनी है जहां उनकी गुस्से होगी, जहां पे वो किसी चीज को अपोज कर सके होंगे ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तो पहले से पता था कि ना इस्तीफे आएंगे, ना इस्तीफे आने हैं, ना इस्तीफे कोई देगा, ना ये अफोर्ड कर सकते हैं कि पर्सनल विंडिकेशन में जो है, मतलब पीएमएलएन की जो लीडर है उनका तो एक पर्सनल विंडिकेशन है, वो तो खुद नाअहल है। उनके वो जो वालिद मोहतरम चोरी, और बीबीसी ने कह दिया कि जी करप्ट वो अब अपना कन्विक्टेड क्रिमिनल के तौर पे वो बाहर बैठे हुए। तो वो तो ये चाहेगी कि किसी ना किसी तरह जो है कोई ना कोई शर फैलाए। लेकिन यहाँ तो बिलावल मौजूद है ना, जरदारी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, तो वाई शुड दे रिजाइन? तो ये तो पहले क्लियर था, इसके अंदर किसी को शक था तो आई डोंट नो को शक क्यों था। ये क्लियर था कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे भी नहीं देने और उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है। तो ये अगर अब ये धचका नहीं है तो और क्या है? मतलब जो आप कहते रहे कि जी हम ये नहीं करेंगे और असेंबली को नहीं मानते, तो अब समय ये एवरीथिंग इज राइटिंग ऑन द वॉल नाउ। ठीक है जुनेरा, पीडीएम इत्तेहाद मौलाना साहब की सरबराही में दाएं हाथ पर नून लीग, बाएं हाथ पर पीपल्स पार्टी, एक भी पार्टी का पीछे हो जाना मतलब इत्तेहाद को धचका है। तो फिर ये एक तरफा फैसला कैसे हो गया और ये धचका है पीडीएम के लिए? देखिए, इट वाज लाइक एन एलिफेंट इन द रूम, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा था, जिसको कोई देख ही नहीं रहा था। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये अल्फाज थे उनके
कि मोहतरमा ने ये चीज़ हमारे जहनों में ड्रिल की हुई है कि जो मर्ज़ी हो जाए आपने पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे भी हालात हो जाए, अगर आपके पास फोरम मौजूद है तो आप उसे क्विट नहीं करेंगे। और ये हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है, ये बिलावल भुट्टो के अपने अल्फाज हैं। अब जब वो इतने क्लियर अल्फाज में ये बात कह रहे थे तो हाउ कम कोई उसे पिक नहीं कर रहा था, हाउ कम कोई उसे समझ नहीं रहा था। और सिर्फ जरदारी साहब के एक खिताब से और उसमें उन्होंने जो भी 2-4 बातें पॉलिटिक्स के पैराए में कह दी, उसकी बेस पे कैसे समझ लिया कि पीडीएम कोई बहुत मजबूत कोalition है। एक पार्टी वो है पीडीएम में जो डिक्टेटर के रिएक्शन में पैदा हुई है, जिसमें मोहतरमा ने वो मजालिम सहे हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक पार्टी वो है जो डिक्टेटरशिप के नतीजे में पैदा हुई थी। वो अब कहते हैं कि हम नजरियाती हो गए हैं, शायद हो गए हों, लेकिन पैदा तो वो डिक्टेटरशिप के दौर में ही हुई थी। ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? ये बड़ा बेसिक सवाल है। और इनके एजेंडाज कैसे सिंगल हैंडेडली एक जैसे हो सकते हैं? ये ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं था। इनकोहेरेंट ये सारा इनका अलायंस है। दूसरा ये जहन में रखें कि मौलाना की अगर हम बात करते हैं, मौलाना ने हमेशा रिलीजियस बेस को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स की है। मुझे एक मिसाल दे दें कि वो खुद केपी से ताल्लुक़ रखते हों और वो केपी के मर्जर के खिलाफ थे। मुझे उनकी पूरी पॉलिटिकल करियर में कोई एक एजेंडा ऐसा बता दें जो कि पाकिस्तान की फेवर में जाता हो। वो तो हमेशा से एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं। सो इट वाज, दैट इज़ व्हाई आई से इट वाज एलिफेंट इन द रूम। तो इट इज़ गोइंग नोवेयर, इट नेवर वाज गोइंग एनीवेयर। इफ एनीथिंग ऑपोजिशन को चाहिए कि अपने ऑपोजिशन में जो टिकट होल्डर और जीते हुए लोग हैं, जो आईनी लीडर हैं, उनसे डायरेक्टिव्स लें और सही तरीके से फाइट करें चीज़ों को असेंबली में, बजाय इसके कि अपना मजाक बनवाएं। सही। मुजम्मिल साहब, ये जो कयास आराई थी कि पीडीएम के दरमियान फूट पड़ गई है, आप नहीं समझते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ सामने ला के रख दिया, उन कयास आराइयों को हकीकत में बदल दिया? नहीं, मैं नहीं समझता। और जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने एनबीसी से डिसएग्री किया, मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ ब्रिगेडियर साहब से डिसएग्री करना चाहूँगा। वो बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट में शामिल है, तो वो अपोजिशन कैसे हो सकती है? भाई पिछले 5 साल इमरान खान केपी में गवर्नमेंट में शामिल थे और अपोजिशन भी थे, लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे रहे थे और केपी की गवर्नमेंट भी चला रहे थे। कंटेनर पे बैठ के, कंटेनर पे ही कैबिनेट के इजलास भी करते थे और कंटेनर, उनका सीएम और कंटेनर पे डांस भी करता था उनका सीएम। शाम को कैबिनेट का इजलास भी कर लेता था उसी कंटेनर पे, और हुकूमत भी चल रही थी और लॉन्ग मार्च भी चल रहा था। तो अगर वो अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी चलाई जा सकती है तो ये अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी क्यों नहीं चलाई जा सकती? मुझे एनबीसी कह रहे थे कि वो तारीख के तालिब इल्म है, तो मैं तो कुछ ज़्यादा पुरानी तारीख की बात ही नहीं कर रहा जो ज़हनों से उलझ जाए। लिहाजा दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा जी कि एलिफेंट इन द रूम वाली बात है। बात यह है कि फोरम नहीं छोड़ेंगे। मैं अब भी समझता हूँ कि उन्होंने इस्तीफे देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन जब तक इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे तब तक तो पार्लियामेंट में मौजूद रहना है ना। मेरा मतलब है कि जब तक पीडीएम ये फैसला नहीं करती कि हम फलां तारीख से इस्तीफे दे देंगे, तब तक तो पार्लियामेंट में मौजूद रहना है और तब तक पार्लियामेंट को के साथ शरीक अमल रहना है। स्टैंडिंग कमेटियों में भी मौजूद रहना है, पार्लियामेंट में भी मौजूद रहना है, सेनेट में भी मौजूद रहना है। लिहाजा मुझे नहीं समझता ये सवाल कहाँ से आ गया कि जब तक वो इस्तीफों का ऐलान नहीं करते, कहते कि हम फलां तारीख को दे देंगे, उससे पहले कुछ ज़िमनी इंतखाब हो जाए, सेनेट का इंतखाब हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें हिस्सा लेना है। हाँ, जिस दिन वो ऐलान कर देंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि हम 20 मार्च को, 20 फरवरी को, 10 जनवरी को पार्लियामेंट से रिजाइन दे रहे हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी नहीं देगी, तो हम सवाल करेंगे कि जी पीपल्स पार्टी, पीडीएम ने तो इस्तीफा देने का फैसला कर लिया, नून लीग और फजलुर रहमान के जो 10-12 सीटें वो रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है, ब्रिगेडियर साहब कर लें मेरी बात के बाद बात, कि अब ये बात कही जा रही है कि जी जो पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से अलग हो जाएगी। मैं नहीं समझता पीडीएम से अलग होगी पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल पीडीएम में है। जितनी पीडीएम बनाई पीपल्स पार्टी ने, ठीक है मुजम्मिल साहब, पॉइंट आपका आ गया, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर ज्यादा बनी।
आसमा मुजम्मिल साहब ने अपने इस्तीफों के हवाले से बात की, लेकिन बिलावल तो कह रहे हैं कि ना पार्लियामान को छोड़ेंगे ना पंजाब असेंबली को छोड़ेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। तो फिर इस्तीफे किस फोरम से आएंगे? और दूसरा ये कि जो कल कुछ हुआ, धचका लगा पीडीएम को? देखिए जी, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे असातिज़ा की जगह हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा शायराना कि अब तक दिले खुश वहम को उनसे है उम्मीदें। अब देखिए, कल जो हुआ वो एक तरीके से पीडीएम इज़ ऑल पैक्ड एंड इन द बॉक्स। आपकी पीडीएम बेसिकली जैसे पीपल पार्टी है ना, शहीदों की बरकत से बनी एक पार्टी है, चल रही है, इसी तरह पीपल पार्टी की कुर्बानी से लाजवाल होना चाह रही थी पीडीएम। लेकिन जैसे पहले मौलाना साहब को एक तरीके से यूज़ करके नून लीग ने अपने फ़ायदे हासिल कर लिए थे, दिस टाइम वो एक बहुत ही स्किल्ड, मतलब बेसिकली फ़िलहाल हमारी मौजूदा सियासत में जरदारी साहब एक गुरु की हैसियत रखते हैं, उनसे उनका मुकाबला हुआ। और ये कहना फेयर होगा कि जरदारी साहब ने नून लीग और बखिया जो अलाइंसेस, क्योंकि मौलाना फजल रहमान पार्लियामान में नहीं है तो उनके स्टेक्स बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन नून लीग के हाई स्टेक्स थे, चारों शाने चित कर दिया है। इससे पहले भी पीडीएम ने जो भी वेंचर किया है वो डिलीवर कर नहीं सकी है, लेकिन इस दफ़ा तो आप सोचें कि पहले कदम पे ही लड़खड़ा गई ना। पहले तो हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती थी कि शायद कोई मोमेंटम हो रहा है, उम्मीदें भी सही लोगों की बन जाती थी, हम भी टीवी स्क्रीन से ग्लू हो जाते थे, मगर इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं हो सका। ना ये इस्तीफ़े आएंगे, ना इन इस्तीफ़ों का कोई इम्पैक्ट होगा। ये उन्होंने अपने लिए बार इतनी ऊंची रख दी है कि जो पीडीएम को अटेन करने उसके बस में नहीं है। और आप सारी की सारी कुर्बानी एक ऐसी पार्टी से मांग रहे हैं जो अब अपने महफूज किले में है। सिंध पीपल पार्टी का महफूज किला है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अब भी अगर री इलेक्शन हो तो एक अच्छा चांस ये है कि वो दोबारा पावर में आए, तो वो अपना किला उस पार्टी के लिए छोड़ दे जिससे ना उसका पॉलिटिकल विजन मैच करता है, ना उसकी हिस्ट्री मैच करती है, ना उसकी आगे फ्यूचर अलायंस कोई इस किस्म की होगी। अभी बहुत ही एक ट्रांजिशनल पीरियड में ये दोनों पार्टीज करीब आई हैं, वरना इनमें तो क्या कहते हैं ओशंस अपार्ट है इनका विजन। तो पीडीएम के लिए कल एक बहुत ही स्ट्रेसफुल दिन था, और इसके इम्पैक्ट आगे फ्यूचर में भी आप ग्रेजुअली बढ़ते देखेंगे, कम नहीं। बिल्कुल, पीडीएम के लिए कल का दिन जो था वो वाकई बहुत भारी दिन था, उतना ही भारी मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी साबित हुआ। लेकिन आप ही के कुछ अल्फाज को लेकर मैं सेगमेंट कंक्लूड करूंगी कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शान चित कर दिया पीडीएम इत्तेहाद को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भूल चुकी थी कि उसने माजी में मौलाना फजल रहमान का सहारा लेकर अपना आप मनवाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला जरदारी साहब से था, जिन्हें सियासी गुरु का नाम दिया जाता है। मुझे बढ़ने ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, फेडरल गवर्नमेंट ने JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के हवाले से फ़ैसला कर लिया है कि जो फ़ौज मुखालिफ उन्होंने बयान दिए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा चलाया जाएगा। और इस सिलसिले में आज वज़ारत दाखिला वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से भी इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कि जी हाँ, बात हुई है सिलसिले में, और कहा जा रहा है कि अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। कोई भी अगर फ़ौज मुखालिफ बयान देता है तो फ़ौज के खिलाफ बदज़बानी करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला क्या फरमा रहे हैं, आप भी सुनिए। हुआ है, लाहौर से लॉन्च किया जाएगा और बड़ी तैयारी के साथ जो शख्स भी अजीम अफवाज के साथ, अजीम अफवाज और शहीदी हमारी अफवाज और गाजियों की फ़ौज के ख़िलाफ़ बदज़बानी करेगा, उसके ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। फ़ौज के खिलाफ बयान देने पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला, हुकूमत की हिकमत अमली किस राह पर जा रही है और क्या ये एक बेहतरीन फैसला है, दुरुस्त है या नहीं? ब्रिगेडियर साहब फरमाएगा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? मतलब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को तो जनवरी 2020 में गालिबन इनको मानसेरा की जो इनकी वो थी लीडरशिप वहाँ से फारिग कर दिया। JUI ने अपने बजाते खुद
क्योंकि वहाँ पे एक केस हुआ था, एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जिसने ज्यादती की थी वो भी एक रिलीजियस किसी मदरसे का वो उस्ताद था, उसके फेवर में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और JUF ने उनको फारिग कर दिया था। तो इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है। अब जो आप बात कर रहे हैं, असल में तो मुल्क में चल रही है तो सियासत, और सियासत के तौर पे पहले आपने बात की इस्तीफों की सियासत, अपना कांग्रीगेशन की सियासत, जलसों की सियासत। तो जहाँ तक तो सियासत का ताल्लुक है, अगर उसको सियासत के तौर पे एक दूसरे पार्टीज के लिए चलाएं और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने के लिए चलाएं, तो ये बिल्कुल एक हेल्दी एक्टिविटी होती है। अपोजिशन की एक्टिविटी भी हेल्दी एक्टिविटी होती है, इससे गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ देखने का मौका मिलता है। लेकिन अगर उसके अंदर आप अदारों को शामिल कर लें, अब जब आप अदारों के खिलाफ बयानबाजी की बात करते हैं, उसके अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। एक होती है कि बयान देने में अगर आप किसी पॉलिसी से डिफर करके बयान देते हैं, कोई हर्ज नहीं, ज़रूर बयान दें, और आपका राइट है कि अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उसके खिलाफ जाएं। एक दूसरी चीज़ होती है, जो चीज़ आती है वो होती है एक्यूजेशन, और वैसी एक्यूजेशन जो विदाउट बेसिस हो और कोई ऐसी चीज़ हो जिसका कोई बैकग्राउंड मौजूद ना हो। तो ये चीज़ें तो आपके कवानीन के अंदर ही बजाते खुद कवर्ड है, और जो मुल्क का कानून जो कुछ कहता है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह डिफाइन करता है चीज़ों को, उसके मुताबिक हर शख्स के लिए, हर शख्स के खिलाफ, हर शख्स के बारे में वही फैसला होना चाहिए जो कानून की पासदारी के लिए होता है। उसमें कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए, कोई एलिटिज्म नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि फ़र्क सिर्फ ये रखना चाहिए कि क्या वो जो बात की जा रही है वो किसी पॉलिसी को या किसी कॉन्डक्ट को मद्देनजर रख के की जा रही है, या किसी ऐसी चीज को मद्देनजर जिससे अनफाउंडेड चीज के जरिए आप किसी को, जैसे आप एक शख्स के करैक्टर को मजरू करें जो उस काम के लिए जो उसने ना किया हो, तो वो तो एक क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ होती है। तो फिर जो मुफ्ती कफ़ातुल्लाह साहब ने बयान दिया, ब्रिगेडियर साहब, आप उसे किस तनाजुर में देख रहे हैं? उस तनाजुर में देखते हुए आपकी राय क्या है? मतलब फिर हुकूमत ठीक करने जा रही है? मेरा ख्याल तो हुकूमत ठीक करने जा रही है, और ऐसी आइंदा भी कोई चीज हो तो हुकूमत को करना चाहिए। ठीक है, ज़ुनैरा। देखिए, अगर आपको किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है, आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि आपको कोई इदारा टारगेट कर रहा है या आपको कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, आपका हक है, आप बात करें, हर रेलेवेंट फोरम पे जाएं, स्टेट को कॉन्फिडेंस में लें, अपना एहतजाज रजिस्टर कराएं, हर जगह बात करें जहाँ जहाँ करना चाहते हैं, बट यू नेवर बुली द स्टेट। ये आप कभी नहीं करते। और स्टेट में एक कलेक्टिव ऑर्गन की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंस्टीट्यूशन। सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक स्टेट को, और अपनी जगह उन लोगों की इंटेग्रिटी होती है और वो सबकी बराबर है। हालात इस वक्त ये हैं कि आपके जो पुराने स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं इंटरनेशनली, वो आपसे पैसे वापस मांग रहे हैं। इंडिया ड्रिवन हाइब्रिड वॉर अपनी पीक पे है। आपका जो एग्ज़िट हो रहा है, पीस प्लान सारा चल रहा है अफ़गानिस्तान में, उसको डीरेल करने की मुस्तकिल कोशिश हो रही है। LOC इज़ कॉन्स्टेंटली हॉट, और आप उसके अलावा जानते हैं इंटरनली भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं टेररिज्म की, वो कंसिस्टेंट एक पोटेंट मसला है हमारा। उसके होते हुए जब आप उस इदारे को टारगेट करते हैं जो कि असल में सेवियर है आपकी सिक्योरिटी का, तो आप फिर किसका नैरेटिव सेल कर रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि कोई गद्दार है, आई एम नॉट सेइंग किसी ने पैसे लिए हुए हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल एक्सपेडिशन या कोई माइलेज लेने के लिए अगर आप ब्लैकमेलिंग पे उतर आएँ और अपने ही इदारों को गालियां दें तो क्या करना चाहिए? और अगर स्टेट कुछ नहीं करेगी, सिटिंग गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं। आप फिर दावत दे रहे हैं कि कोई भी कल को खड़ा हो जाए, जुडिशरी को भी कुछ भी कह ले, पार्लियामेंट के साथ भी जो मर्जी कर ले। सो दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। सो आई एम वेरी हैप्पी कि स्टेट इस पे एक्शन ले रही है। NBC बहती गंगा में हाथ धोने का रवाज आजकल हमारे यहाँ बहुत इन हो गया है। मैं इसी सिलसिले में बात कर रही हूँ कि मतलब हर कोई उठता है और इदारों के खिलाफ झट से बयान दे देता है। हुकूमत अगर ये फैसला कर रही है तो आप समझते हैं दुरुस्त है? ये एक फ़र्द की बात कर रही हैं आप, से मौलवी मुफ्ती किफ़ायत, और ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बता दिया पूरा बैकग्राउंड। बल्कि ब्रिगेडियर साहब उन्होंने उसको पनाह भी दी थी, उस टीचर को पनाह भी दी थी, और उस पर रेड हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी। तो अब मैं बिल्कुल, जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा, इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए, आइन को नहीं तोड़ना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को
तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपके जितने इदारे हैं, फ़ौज है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इसको बतौर इदारा लेकर इस पर कंडेम करनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुफ्ती किफ़ायत के बेटे साहबजादे जो हैं फ़ौज में गालिबन, अब उसके बावजूद ही सूरत हाल है तो बड़ी अजीब गरीब लगती है मुझे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जी, तो मैं फिर ये कहूँगा कि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं गूगल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इन्हीं के तो साथ ही ना, अल्हम्दुलिल्लाह और मौलवी किफ़ायत। तो अब बात यह है कि अगर आप सर्च करें ऐसे बयानात दर्जनों मिल जाएंगे आपको। इमरान खान के बयानात मिल जाएंगे, एशिया सोसाइटी से इमरान खान का खिताब सुनिए आप, अश करेंगे आप, ये तो बयान कुछ भी नहीं है। जरदारी साहब का बयान सुन देखें आप, ईंट बुझा दूंगा, और फिर वो तेरी ईंट कहाँ चली गई। वो नवाज शरीफ के बयानात हैं, बीबी ने बयानात दिए थे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत बहुत से लोगों पर आजकल गद्दारी, मुल्क दुश्मनी, भारतीय बयानियाँ, इसके इल्ज़ामात लगा रही है। इन सब लोगों को जमा किया जाए। मैंने पहले भी हाजिर आपका था आपसे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स ने, कोई भी ऐसा शख्स जो इदारों के मुखालिफ बात करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ मुफ्ती, कोई भी ऐसा शख्स, ठीक है, और उसमें पार्लियामेंट भी शामिल है। सही, उसमें पार्लियामेंट भी शामिल है। अगर कोई पार्लियामेंट के खिलाफ बात करता है, कोई आइन तोड़ता है, तो उसको भी जाहिर है आपको लाना पड़ेगा ना। ठीक है, मतलब जो हुकूमत करने जा रही है वो बेहतर फैसला है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो दारों के मुखालिफ बात करे बेसिकली। लेकिन हम यहाँ पर जरा फौज मुखालिफ बयानी की बात करें। आसमा, हुकूमत बेहतर फैसला कर रही है मुकदमा चलाने के हवाले से जो लिया गया फैसला? जी, बेहतर फैसला, बल्कि बेहतरीन फैसला है, लेकिन इट्स अ बिट टू लेट, बट बेटर लेट देन नेवर। देखिए जी, उस दिन 2 दिन कबल गालिबन हमारे साथ जवान शहीद हुए बलूचिस्तान में, और हमारी एक बहुत ही जानी मानी सोशल वर्कर हैं वो, और उनकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में। उन्होंने बिलो द बेल्ट एक बहुत ही दिल दुखाने वाला जोक इस हवाले से ट्विटर पे किया, जिसमें काफ़ी एक कंसर्न भी लोगों को हुआ। ये एक एटीट्यूड आ गया है हमें, और ये सिर्फ एक हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं है, ये जनरली हम ये देखते हैं कि हम एक ऐसा इदारा जो कि फ़िलहाल हमें फ़िलहाल हमारी जियो पोलिटिकल पोजीशन ने हमें बहुत सी जगह पे इन द मिडल ऑफ क्लैश ऑफ टाइटन्स के दरमियान में हमें ला के खड़ा कर दिया है। हमारी इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, लेकिन हमारे चैलेंजेस भी जो हैं वो बेइंतहा हो गए हैं। और जब भी किसी भी कौम को हैंडल करना होता है ना, तो उसमें सबसे पहले उसकी आवाम को, उसकी आर्मी या कोई ऐसी जो कि उसकी गार्डियन हो, उस इंस्टीट्यूशन के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। आप सीरिया देख लीजिए, आप लिबिया देख लीजिए, ये तमाम मुल्क वहाँ वो हैं जहाँ पे सबसे पहले उनकी आर्मी को वीक किया गया, उन्हें मनूवर किया गया। हम फ़िलहाल हमारी जियो पोलिटिकल पोजीशन हमें जहाँ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के उसने हमारे लिए खोल दी हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात और चैलेंजेस भी उतने ही हैं। इस वक्त अगर हमारी आर्मी वीक होती है तो खुदा मेरे मुंह में खाक, हम भी इसी लिस्ट में आ जाएंगे जिसका मैंने अभी मेंशन किया। तो it is late, but it is thankfully it is there. Okay. मुज़म्मिल साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बयान पर कार्रवाई का फैसला दुरुस्त है? मैं समझता हूँ दुरुस्त है, लेकिन कवानीन का यकसा नफाज भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कवानीन का यकसा नफाज नहीं करेंगे तो आप ज़बरदस्ती एहतराम का कल्चर नहीं पैदा कर सकते। लेकिन हम अगर तो कैबिनेट साथ ये भी फैसला करती कि जो फैसल वाडा साहब ने एक लाइव शो में बूट रख दिया था और कहा था कि इसको चाटें, तो अपने वज़ीर के ख़िलाफ़ भी मुकदमा करते कि उन्होंने भी इदारे की तौहीन की, एक लाइव शो में बूट रख के कहा कि सब इसको चाट रहे हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पे भी पर्चा दर्ज कर रहे हैं। तो कितना खूबसूरत मंजर होता, यकसा इंसाफ का और यकसा कानून के निफाज का इतना खूबसूरत मंजर होता कि सारे अश कर उठते और किसी को बात करने की ज़रूरत भी ना होती। लेकिन जब आप कानून का टारगेटेड नफाज करेंगे तो लोग सवाल करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने अंदर से भी ऐसे लोगों की सफाई करनी चाहिए जो ये काम करते हैं अपनी ज़रूरत के तहत, और अपोजिशन से भी करनी चाहिए ताकि पूरे मुल्क में इसका नफाज हो सके। सही, मतलब ये कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाई का फैसला किया गया है, ये फैसला हुकूमत की तरफ से दुरुस्त है, लेकिन इदारों मुखालिफ बयान जिस भी शख्सियत की जानिब से क्यों ना आया गया हो। GNBC को क्लिप प्लीज़, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है।
मैं आपने हाइब्रिड वार का जिक्र किया था, आज कैबिनेट ने खासी डिस्कशन किया है और बहुत ज़रूरी है इसका जवाब दिया जाए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी वजारत इत्तलात पे आती है। और वजारत इत्तलात में शिबली फराज अगर डाकू, चोर, लफंगा, गुंडा वगैरह वगैरह से थोड़ा सा पीछे हट के हाइब्रिड वार के बारे में टैक्टिकल सिस्टम बनाएं एक, और लोग इन्वॉल्व करें। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं जो बहुत टिका के जवाब दे सकते हैं इंडिया को। वो खुद अपने तौर पे अकेले अकेले कर रहे हैं वो, लेकिन एक कोई ग्रुप नहीं बन पाया है, वो है। दूसरा, आज मैंने एक खुसूसी साहब हैं, उनका एक मैंने क्लिप देखा जो उन्हें बनवाया है ग्राफिक डिज़ाइनर से। उसमें तो उन्होंने खुद भारतीय बयानिया बयान किया है। रेस 3 का जो डायलॉग है वो उन्होंने उसमें डाल दिया है, वो लगा हुआ है फेसबुक के ऊपर। सलमान खान के मुंह से जो डायलॉग निकले वो उन्होंने लगाए इमरान खान के ऊपर। तो अब तो भारतीय बयानिया तो मावने खुसूसी भी दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है नासिर, एक ऐसा पॉइंट आपको आ गया। मुतलिक ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। साल 2020 महंगाई के हाई के हवाले से इंतहाई तबाहकुन रहा और महंगाई ने जो गरीब आवाम है उसको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो इदारे शुमारियात की जानिब से, महकमा शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई है, उसमें ये बताया गया है कि हैट्रिक जिसने की सरे फहरिस्त जो चीज़ रही वो थी चीनी। अक्टूबर में चीनी साल की बुलंद तरीन सतह 103 रुपये 47 पैसे तक जा पहुंची थी, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर आटे के 20 किलो का थैला जो था वो 130 रुपये में दस्तयाब हुआ, और फिर अंडे 76 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए। इसके बाद जो है वो एक तवील फहरिस्त है, इसमें मटन है, बीफ है, मुर्गी है। इसके अलावा दूध जो है वो पिछले एक साल के दौरान पर लीटर 11.5 रुपये का इजाफा हुआ। अब क्या साल 2021 भी ऐसा ही रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। नासिर खुदाई साहब, हुकूमत की वॉशिंग पॉलिसियाँ क्या इंडिकेशन दे रही हैं, क्या 2021 भी इसी तरह का होगा? अच्छा, अंडे और टमाटर जानबूझ के महंगे किए गए ताकि कोई किसी को मारे नहीं। ये तो एक बाकायदा आर्टिकल इसके ऊपर आया है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि आने वाला एक साल नहीं, आने वाले 3 साल बहुत ख़तरनाक है, पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी। 115 मिलियन अफराद बेरोज़गार होंगे और 9.1% जो बेरोज़गार है, जो गरीब है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। ये तो दुनिया का मसला है। साथ ही साथ ये दुनिया में बेरोज़गारी होगी, दुनिया में मतलब फैक्ट्रियाँ बंद हो रही होंगी, एविएशन को डिस्टर्बेंस होगा, होटल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, फसलों का बड़ा नुकसान होगा। फसलों में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उन्हें कोरोना होता है तो, और एक कोरोना अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये। तो अगला साल सख्त होगा। अगर कोई ब्राह्मण कहता है कि ये अच्छा होगा तो उस ब्राह्मण को मेरे सामने लेकर आए, वो कौन है। हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो 2 तरह की है। एक तो ये कोरोना की ने हमको गिरा दिया, हमें बहुत मारा है कोरोना ने, हमारे जो इंडस्ट्री थी उसको भी ख़राब किया, फ्रूट के बैठे हम लोग। फिर दोबारा वेव आ गई है और दोबारा वेव आके हमें परेशान कर रही है। फिर पॉलिसियाँ हैं हमारी। कल ही मैं देख रहा था कि फैसलाबाद का जो दस्तकारी वाले लोग हैं, फैक्ट्रियाँ, वो परेशान है कि GST 17% है। हम क्या करें, खाम माल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, हमारा खाम माल जाता है और जाके बाहर फिनिश गुड बन जाता है। ऐसी कराची की सूरत हाल है, ऐसी लाहौर की, पेशावर की। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का वर्ल्ड बैंक कहता है कि नहीं होती और कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं आता, हमें बेहतरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगले साल जो ग्रोथ रेट है वो 0.50 होगा। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि 90 सेकंड में अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। मुजम्मिल साहब। नहीं, देखें, नासिर बेग चुगताई साहब ने तो सारा कुछ ही कोरोना पे डाल दिया। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये चीनी भी कोरोना ने महंगी कर दी, आटा भी कोरोना ने महंगा कर दिया, टमाटर भी कोरोना ने महंगा कर दिया, और हमें तो ये बताया जा रहा है मैं पॉलिसी भी गई है की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल को बूम आ गया है और इतने ऑर्डर्स मिल गए हैं जो पहले कभी 70 साल में हमें नहीं मिले हैं, और हमने बहुत बेनिफिट उठाया है, ना हमने लॉकडाउन किया है। तो मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं
पाकिस्तान के अंदर जो इंडिजिनस पैदा होती हैं, जिनमें अंडे हैं, दूध है, हम दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क हैं दूध पैदा करने वाला, लाइफ स्टॉक है, मतलब आप सब्जियां हैं, गंदम है, ये तो मेरा मतलब है कि अगर ये चीज़ों पर भी ये गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं कर सकी, और हमने गंदम भी इंपोर्ट किया है, चीनी भी इंपोर्ट किया है और टमाटर भी इंपोर्ट किए हैं, तो फिर मेरा मतलब है कि सारा कुछ कोरोना पर तो ना डाल दें। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। लोअर मिडिल क्लास के लिए दवाइयाँ जिस तरह महंगी की गई हैं पिछले 1 साल में, जितनी 200% दवाइयाँ महंगी की गई हैं, बहुत मुश्किल हुई है लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना, और इसको रीअसेस करने की ज़रूरत है। रेट ऑफ द गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट बिज़ी रही है दूसरे मामलात में, एहतसाब में, ऑपोजिशन में, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, बयानिया में, नैरेटिव बनाने में, कि हुकूमत करने का तो वक्त ही नहीं मिला हुकूमत को 2.5 साल, मतलब और जो काम करने थे वो सारे पेंडिंग हो गए। तो मेरे ख्याल में काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉइंट आपका आगे, काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, 90 सेकेंड्स। माशी पॉलिसी तो बहुत बड़ा लफ्ज है ना, असल में यहाँ पे मिस गवर्नेंस ज्यादा है। अच्छा, आपके पास अंडों की कमी नहीं है, मुर्गों की कमी नहीं है, लेकिन कौन वो मुर्गे और कौन वो अंडे ऑपरेट करता है ये भी पीछे देखने की जरूरत है, किसके फॉर्म्स हैं और क्या उसको आपने कंट्रोल करिए। मेरा ख्याल जब आपके मुल्क में ये रिपोर्ट आएगी कि टोटल मुल्क में 59 प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो जो कंट्रोल करते हैं प्राइस को, तो आप बताइए फिर प्राइस को, ये तो एक मैफियस काम कर रहे हैं या वो लोग काम कर रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी जो है अपॉर्चुन लोग हैं और वो इससे प्रॉफिट बना रहे हैं। गवर्नमेंट की रेट तो नजर नहीं आती। अगर गवर्नमेंट की रेट हो तो मैं आई कैन अश्योर यू कि टमाटर महंगा नहीं होगा और अंडा महंगा नहीं होगा। क्या मतलब अंडे लास्ट ईयर जो सर्दियों में अंडे पैदा हो रहे थे, क्या इस दफा वो अंडे पैदा होने कम हो गए? मुर्गी की खुराक में कितने फर्क पड़ा है? ये तो जुल्म है, और ये जुल्म की तरफ हुकूमत की निगाह नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात ये, वो अपने उसमें तो लगी हुई है, लेकिन एक वाइब्रेंट हुकूमत ऐसी होती है ना कि जो हर चीज के ऊपर कंट्रोल कर रही होती है। एक वाइब्रेंट हुकूमत ऐसी होती है ना जो हर चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है। यहाँ तो शॉर्ट लिस्टेड पॉलिसीज है और इस गवर्नमेंट की कोई अटेंशन ही नहीं है, टोटल अटेंशन नहीं है प्राइस कंट्रोल की तरफ, जिसकी वजह से ये चीज जो है आम आदमी की बात ना करें, आप मिडल तबके की बात करें, वो किस बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है और क्या बुरा हाल हुआ है बेसिक कमोडिटीज के हिसाब से। तो आप लड़ाई लड़ते रहे, अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जो लड़नी है लड़े, इस्तीफों के हिसाब से दिलवाएं या ना दिलवाएं, लेकिन खुदारा आने वाले साल में इस मुल्क की आवाम का ख्याल करें और इस मुल्क की आवाम को इस्तीफों से कम गर्ज है, खाने पीने से ज्यादा गर्ज है, तो उसको खाने पीने की चीजें तो मुहैया कर दें, और वो हो सकती है अगर आप एफर्ट करें तो हो सकती है। ठीक है आसमा। देखिए जी, बिल्कुल मेरे साथियों ने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है। गवर्नमेंट की अटेंशन नहीं है, रेट नहीं है, सिर्फ फोकस नहीं है। गरीब आदमी की तो दूर की बात, हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हम अगर खुद अपनी बात करें तो वी आर पासिंग थ्रू हार्ड टाइम्स एज वेल। तो ये एक बड़ा अलमिया है, लेकिन इसका सलूशन आउट ऑफ द बॉक्स है। कीमतें आपकी एक तो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, वक्त की किल्लत है मैं ज़्यादा इसको एक्सपैंड नहीं करूँगी, लेकिन एक हमें मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। जहाँ पे आपकी मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग होगी, उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। देखिए प्राइस हमेशा बढ़ती है, इंसानी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइस जो है वो डिक्लाइन की तरफ आई हो। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म में वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन आपने अपने कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ानी होती है। उसमें हम कंसिडरेबली फेल हुए। हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, हम उसी तरीके से एक सीधी लाइन है उसी पे चलना चाह रहे हैं, हम उससे डेविएट नहीं करना चाह रहे। बांग्लादेश का मॉडल है, फ्रीलांसिंग में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज वेल। इस वक्त अपने लोगों की, मिडिल क्लास को उठाना है। जब आपकी मिडिल क्लास उठेगी, इकोनॉमी उठेगी। प्राइस क्या ऊपर नीचे होना उनके लिए इररेलेवेंट होगा। ये हमारा फोकस होना चाहिए, अपने लोगों की वेलबींग। और वाकई बहुत सी चीज़ें आपकी पॉलिटिकल गेन के लिए आप करते हैं, लेकिन आपको दोबारा ईवान इक़्तिदार में लेके आपकी परफॉर्मेंस आएगी, और जब तक वो निगलेक्टेड होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जुनेरा, देखिए ये जो इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं ना, इनका काम होता है कि वज़राए आज़म को और हमारे जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी को देख रहे हैं, इनको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाएं
कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए लगे कि सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। और अगर आप वही हिटमैन बार बार ले आएंगे तो फिर वो बार बार वही करेगा जो वो पहले करता रहा है। सो बेसिकली जिनके हाथों में आपकी इकॉनमी है इस वक्त, वही लोग आपकी इकॉनमी को गिराने में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी के दौर के ही साहब लाके आपने अभी भी बिठा दिए हैं, तब वो गलत थे तो अब वो ठीक कैसे हो जाएंगे? स्टेट बैंक के टॉप पे जो बंदा बैठा हुआ है, ही इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। उसके बाद आपने कहा था आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप कितनी दफ़ा आके पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में लोगों से पूछते हैं कि क्या कीमत है अंडे की या टमाटर की? बिकॉज आई एम सॉरी बट इमरान खान साहब ने कभी अपने घर का किचन नहीं चलाया होगा, इसलिए उन्हें नहीं पता कि किचन में चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। तो अगर आपको वाकई गरीबों का एहसास है तो पनाह गाहें ना बनाएं, घरों को स्ट्रेंथन करें, लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो भीख ना मांगें, छतें ना ढूंढें, उनके पास अपनी छत हो, और यही आपने ड्रीम दिया था हमें। सो इस टॉपिक पे नो इफ्स एंड बट्स, गवर्नमेंट को बहुत सीरियस लेना चाहिए इकोनॉमी को। ओके, मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि गवर्नेंस अगर बेहतर होती है, अगर हुकूमत अपनी रिट कायम करती है तो हुकूमती तरजीहात का हिस्सा अगर गवर्नेंस और गवर्नर के मामलात की बेहतरी की तरफ आता है तो साल 2021 जो है महंगाई के एतबार से बेहतर साबित हो सकता है। ज़ुनैरा, आप अपना तबसरा मुकम्मल कर चुकी हैं, या फिर शायद मेरे सुनने में आई थिंक आप बात मुकम्मल कर चुकी हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। जी 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 जी, आई एम डन। बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नेंस अगर हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है तो साल 2021 जो है वो बेहतर साबित हो सकता है महंगाई के एतबार से, लेकिन अगर हुकूमती तरजीहात का हिस्सा नहीं है तो जिस तरह 2020 हमने गुजारा है, आटा बहरान, चीनी बहरान, पेट्रोल बहरान के हवाले से 2021 भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। NBC एडियो कमेंट को क्लिप, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। देखिए, बात ने बिल्कुल ज़ुनैरा ने सही कहा कि जो कान भरे जाते हैं ना वो बड़ा ख़तरनाक होते हैं। आज काबीना के इजलास में तवानाई के बारे में ब्रीफिंग दी गई है और उस ब्रीफिंग पर प्राइम मिनिस्टर ने मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया है। आपके शहरों में गैस नहीं है, आपके शहरों में तेल नहीं है, आप बहुत महंगे दामों कार्गो मंगवा रहे हैं और उसकी तरदीद कर रहे हैं बार बार आप, और बार बार आपको चैलेंज किया जा रहा है, आपको ललकारा जा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ पे कायम है आप। और काबीना में तो ना सिर्फ गवर्नेंस के मामलात को बेहतर करना बल्कि कैबिनेट में बैठे जो वज़रा और मुशीर है, जरा वहां पर भी खान साहब को नजर दौड़ाने की जरूरत है कि कौन उन्हें अच्छी रिपोर्ट दे रहा है और उन्हें बुरी रिपोर्ट उन तक पहुंचाने का जो है वो जिम्मेदार ठहरा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।